प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हमारे साथ में देश के नामचीन वकील और राजनीतिज्ञ विवेक तनखा होंगे। विवेक तनखा मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। मध्य प्रदेश में उनके हिस्से में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि के अंदर में बात करें तो तय करना मुश्किल होता है, क्योंकि उपलब्धियां इतनी सारी हैं। वह मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र में बनने वाले एडवोकेट जनरल थे। बतौर महाधिवक्ता दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में उन्होंने जो यश, जो ख्याति अर्जित की, वह आज भी लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय होती है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रोटरी के अभियान से जुड़कर उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ काम किया वह अनुकरणीय माना जाता है। और जब वह राजनीति में दाखिल हुए तो राजनीति के तौर पर भी उन्होंने जिस प्रकार की सफल पारी खेली है उस पर भी लोगों को अचंभा रहता है। बतौर राज्यसभा सदस्य 6 साल वह पूरे कर रहे हैं। इन 6 सालों के दौरान वह अपनी बात मुखरता से कहने में कभी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस की वर्तमान परिस्थिति में भी वह अपनी बेबाकी के लिए ख्यात है। अभी हाल ही में जो G23 समूह अस्तित्व में आया उसका एक प्रमुख चेहरा विवेक तनखा भी रहे। अभी कश्मीरी फाइल्स को लेकर भी जब बात हुई तो कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में क्या कुछ होना चाहिए, इसको लेकर वह राज्यसभा में अपनी बात मुखरता से कहने से चूके नहीं। तो आज हम सीधे मिलेंगे विवेक तनखा से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर। विवेक तनखा से मिलें और देश की राजनीति से जुड़े हुए तमाम मसलों पर और उनके राजनीतिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन देखते हैं हम उनके अब तक के सार्वजनिक जीवन की एक झलक। विवेक तनखा मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल में से एक हैं। मूलतः कश्मीरी पंडित विवेक तनखा का जन्म मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ। विवेक तनखा आज देश के नामचीन वकीलों में तो शुमार हैं ही। उन्होंने अपने विवेक कौशल और साफ सुथरी छवि के चलते राजनीति में भी अलग मुकाम बनाया है। उन्हें अप्रैल 1998 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा न्यायाधीश पद की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से ये पद लेने से इनकार कर दिया था। विवेक तनखा मध्य प्रदेश के पहले ऐसे वकील भी थे जिन्हें अगस्त 2008 में भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। इससे पहले विवेक तनखा फरवरी 1999 में मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल बनाए गए थे। उन्होंने नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवादों को सुलझाने में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले को उजागर करने में भी विवेक तनखा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानूनी दांवपेचों के माहिर खिलाड़ी विवेक तनखा समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। 1997 में विवेक तनखा के कामों की चर्चा देश भर में हुई जब जबलपुर में भूकंप के चलते भारी नुकसान हुआ था। तब जबलपुर के रोटरी क्लब की समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश के घाना खमरिया गाँव के करीब 66 घरों के पुनर्निर्माण में मदद की थी। इसी तरफ ओडिशा में साल 2000 में आए विनाशकारी सुपर साइक्लोन के वक्त भी प्रभावितों के लिए 18 रेलवे वैगन में खाद्यान्न और राहत सामग्री भेजकर सहायता प्रदान की। 26 जनवरी 2002 को भारत के गुजरात राज्य में भुज में आए भीषण भूकंप के बाद विवेक तनखा ने एक अस्थायी अस्पताल की स्थापना की। कानून और समाज सेवा के साथ ही विवेक तनखा राजनीति के भी सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत की रपटीली राह पर भी अपने विवेक, कौशल और सौम्य छवि के चलते उन्होंने अपना अलग मुकाम बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से किसी दमदार प्रत्याशी की तलाश में थी जो भाजपा के इस गढ़ में चुनौती दे सके। कांग्रेस की तलाश विवेक तनखा पर आकर खत्म हुई। कांग्रेस ने विवेक तनखा को अपना उम्मीदवार बना दिया। इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता राकेश सिंह मैदान पर थे। ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है और यहाँ साल 1996 से बीजेपी लगातार जीत का परचम लहराती आ रही थी, लेकिन मोदी लहर के असर से ये सीट भी नहीं बच पाई और विवेक तनखा करीब 2 लाख वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2016 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामित किया और विवेक राज्यसभा सांसद बन गए। 2019 में फिर लोकसभा चुनाव के दौरान जबलपुर सीट से कांग्रेस ने विवेक तनखा को उम्मीदवार बनाया और इस बार भी विवेक को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच उन्हें कांग्रेस ने AICC के लीगल डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। विवेक तनखा की गिनती देश की सियासत में उन नेताओं के रूप में होती है जो साफगोई से बिना किसी लाग लपेट के न सिर्फ अपनी बात को रखते हैं बल्कि उस पर कायम भी रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद
कांग्रेस पार्टी में G23 के रूप में एक धड़ा तैयार हुआ, जिसमें विवेक तनखा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये नेता कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग मुखर कर रहे हैं, जिनमें नेतृत्व परिवर्तन भी एक प्रमुख मांग है। इस बीच विवेक तनखा ने AICC के लीगल डिपार्टमेंट हेड के पद से 25 जून को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा और ट्वीट में लिखा कि मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति एक पद पर लंबे समय तक रहकर न्याय कर सकता है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया है, इसलिए अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर छिड़ी जंग के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भी भेज दिया था। हाल ही में 1 अप्रैल को विवेक तनखा ने राज्यसभा में कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास को लेकर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है। विवेक इस वक्त राज्यसभा में एकमात्र कश्मीरी पंडित सांसद हैं। इस विधेयक में कश्मीरी पंडितों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पुनर्वास, उनकी संपत्ति की सुरक्षा, उनकी सांस्कृतिक विरासत की बहाली, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज का प्रावधान और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान है। दरअसल विवेक की कोशिश ये है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद भाजपा ने जिस तरह इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है, इस विधेयक के जरिए भाजपा को सदन में असल मुद्दों पर जवाब देने के लिए बाध्य किया जाए। बहरहाल G23 के सदस्य के रूप में शामिल विवेक तनखा जून 2022 को राज्यसभा सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी उन्हें फिर राज्यसभा भेजती है या कोई और जिम्मेदारी से नवाजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। सार्थक संवाद के तहत आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिसके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना दखल दिखाया और दखल ही नहीं दिखाया बल्कि अपनी महारत भी सिद्ध की। देश उन्हें अलग अलग रूपों में जानता है। एक काबिल अधिवक्ता के तौर पर वह पहचाने जाते हैं, एक सुदृढ़ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान रही, और जब राजनीति के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए तो अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए उन्हें ख्याति मिली। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए विवेक तनखा जी के। विवेक तनखा जी ने जीवन में तकरीबन आधा दशक वकालत के अंतर्गत ऊंचाई लेते हुए लगाया। फिर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर 2014 में लोगों ने उन्हें जब राज्यसभा का सदस्य बनते हुए देखा तो राज्यसभा में भी वह अपनी बेबाकी के लिए ख्यात रहे और साथ साथ कांग्रेस की राजनीति में भी वह अपनी बात अलग तरीके से कहने के लिए ख्यात रहे। वर्तमान में उनका जिक्र G23 के सदस्यों के तौर पर भी होता है। कश्मीर का मुद्दा है तो उस पर भी वह अपनी बात साफ तौर पर कहने से नहीं चूक रहे हैं। तो ऐसी विराट शख्सियत के मालिक विवेक तनखा जी हमारे साथ हैं। तो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू। तो आपसे कई मुद्दों पर बात करनी है। सबसे पहले तो जानना यह है कि एक बेहद काबिल वकील, एक बेहद सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, फिर भी आपने राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर 6 साल का कार्यकाल आपका समाप्ति की ओर है। कहीं कोई गिल्ट है? अच्छा भला वहाँ पे काम कर रहा था, प्रोफेशनली भी, सामाजिक तौर पर भी। कहाँ ये राजनीति के क्षेत्र में आ गया? है भी और नहीं भी है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया तो स्वेच्छा से आया जी। कोई आपको पुश नहीं कर सकता है, और स्वेच्छा से इसलिए आया कि 14 की बात है, कांग्रेस की इमारत गिर रही थी, बहुत बुरी हालत थी इलेक्शंस में। पूरी कांग्रेस पार्टी ने मुझसे अपील की, बार बार बोला कि विवेक प्लीज़ जबलपुर से जाके चुनाव लड़ो, जहाँ से हमको संबल मिलेगा और एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आएगा, जिससे कि पब्लिक रिएक्शन में एक तब्दीली होती है। फैक्ट है कि मैं उनके कहने से 20 दिन पहले चुनाव लड़ने चला गया, जिस दिन मुझे ये नहीं पता था कि पोलिंग बूथ कितने हैं जबलपुर में। जी। नाम था जी, पहचान थी, मगर पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं था इन दैट सेंस। बट कांग्रेस को बचाने में गया, मैं अपने लिए नहीं गया, क्योंकि मैं अपने लिए तो सब कुछ अचीव अपने प्रोफेशनली कर चुका था। एक विरासत भी थी मुशरान साहब की, उसको मैं कायम रखना चाहता था, और उस विरासत के पीछे बहुत बड़ा एक विश्वास भी था, कांग्रेस का भी था, परिचितों का भी था और लोगों का भी था। जब मैं वहाँ कैंपेन में गया
तो हर आदमी वहाँ यही शोर मचा रहा था कि इतने अच्छे आदमी को इतने खराब वक्त क्यों ले आए। बट मैंने कहा साहब वक्त खराब नहीं होता है, आपको तो इंसान को परखना है। आप परख पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपका भाग्य है। हम जीत नहीं पाए, बट इसकी हमको कोई दुख भी नहीं था। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, और ये चुनाव तो विश्वास की बात होती है। 2 साल बाद कांग्रेस ने और कांग्रेस के हाईकमांड ने पूरी ताकत लगा के मुझे राज्यसभा में ले आए। 16 की बात है, ये आपको याद होगा। याद। और अगर कांग्रेस का हाईकमांड और कांग्रेस के स्टेट लीडर स्पेशली जी, और जिसमें मैं तीनों का नाम लूंगा, उस वक्त सबसे आगे कमलनाथ जी थे जो मेरे को शेपर्ड कर रहे थे, दिग्विजय जी थे जो मेरे को ऑलवेज शील्ड करते हैं जी, और ज्योतिरादित्य जी थे जो एक संबल बन के खड़े थे। इन तीनों ने पूरी ताकत लगा दी विद द कांग्रेस पार्टी मुझे जिताने की, क्योंकि उस वक्त भी आपको याद होगा पूरी ताकतें लगी थी मुझे हराने की। तो एक ऐतिहासिक जीत हुई। 16 में सबसे ज्यादा वोट भी मिले। कहाँ तो मेरे पास 53 वोट थे, आई एंडेड विद 62 जी। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, पॉलिटिकल जर्नी। पार्लियामेंट को मैंने कल भी बोला स्पीकर को, जब मैं पार्टिंग स्पीच थी, कि मैं एज अ डिबेटिंग प्लेटफॉर्म देखता था। ये मेरी सोच है, पार्लियामेंट इज अ डिबेटिंग प्लेटफॉर्म। और मैंने स्पीकर साहब से ये भी बोला, बहुत कम लोग बोल पाते हैं इस प्रकार की बात, कि जब मैं पार्लियामेंट में आया था तो मुझे एक सोच थी कि हमारे डिबेट से फर्क पड़ता होगा। हम अच्छी बातें बताएंगे, समझदारी की बातें बताएंगे, तो इसमें फर्क पड़ना चाहिए। बट मैंने कहा सब दुख की बात है कि इंडियन पार्लियामेंट में मुझे वो नहीं दिखा। गवर्नमेंट डिसाइड करके आती है उसको क्या करना है, एक डिबेट की औपचारिकता होती है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्टैंड रखती हैं, और उसके बाद बिल ध्वनि मत से पास हो जाता है। उसका एक कारण और है, और गवर्नमेंट में कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं है टू ब्रिंग अ लॉ, जो कि एक अच्छे लॉ को लाने का एक वो तरीका होता है। और ऑपोजिशन में वेरी ऑफन हमको, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो हमको उस चीज को अपोज करना जरूरी है। तो जो मैंने एक कड़ी देखी, उसमें मेरे को समझ आया कि इसमें बिगेस्ट कैजुअलिटी इज द लॉ मेकिंग ऑफ इंडिया। फार्म लॉ आया, ऑपोजिशन का जबरदस्त ऑपोजिशन था, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें डिस्कशन ही नहीं होने दे रही थी। झगड़े भी हुए, एक्सपल्शंस भी हुए, और अल्टीमेटली क्या हुआ, लॉ भी आया, सुप्रीम कोर्ट में स्टे भी हुआ, और बाद में विड्रॉ भी हुआ। अगर आप सड़कों पे डिबेट ले जाओगे तो ये होगा, डिबेट पार्लियामेंट में होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। तो इसने आपको बड़ा निराश किया। लेकिन मैं शुरुआती दौर में ले जाता हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं तो अच्छी वाली स्थिति में था, कांग्रेसियों ने आग्रह किया कि विवेक जी आप आइए, पर मेरा जानना यह है विवेक तनखा ने उस समय पे कांग्रेस का हमसफर बनना मंजूर किया जब सब भाजपा को पकड़ रहे थे। और विवेक तनखा तो संबंधों के मामले में बड़े धनी आदमी है, आज भी है, तो संबंधों की तो भाजपा में भी कमी नहीं थी। ये कांग्रेस के रथ पर क्यों सवार हो गए विवेक तनखा? मैंने जिंदगी में पाला कभी बदला नहीं है जी। और पाला बदलने को मैं उचित नहीं समझता। मेरी जो पूंजी है वो मेरी इंटेग्रिटी है, मेरी साख है। मैं उस फैमिली हिस्ट्री को और फैमिली साख को इस जीवन में मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। तो कांग्रेस ही क्यों? आपके ससुर साहब कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसके कारण से विवेक तनखा की ये बाध्यता नहीं है कि मैं भी कांग्रेसी बनूं। तो जब मौका था राजनीतिक जीवन शुरू करने का, तो क्या ऐसी परिस्थिति जिसके चलते आपको लगा कि कांग्रेस से ही करूंगा? परिस्थितिवश था, ये सब चीज़ें परिस्थितिवश होती हैं जी। कई चीज़ें अपन टेलीविज़न पे विस्तार पे नहीं बोल पाते हैं जी, क्योंकि वहाँ फ्रेंडशिप्स इन्वॉल्व होती हैं जी। इसलिए ये इशू मेरे ऑटोबायोग्राफी के लिए छोड़ने तो अच्छा होगा। ठीक है, फिर मैं वर्तमान पे बात करता हूँ। आप कांग्रेस का साथ लिए, आपका साथ कांग्रेस को मिला, पर तय बात है कि कांग्रेस की हालत खराब नहीं, बहुत खराब है, और भाजपा की सेहत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। तो विवेक तनखा दुखी किस बात से है, भाजपा की सेहत अच्छी होने से या कांग्रेस की सेहत खराब होने से? देखिए, भाजपा की सेहत अच्छी इसलिए है क्योंकि हमारी सेहत अच्छी नहीं है। जी।
जिस दिन हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। जी समवेयर हमारा ऊपर आना जी उनको नीचे लाएगा। जब वो ऊपर रहेंगे तभी रहेंगे जब हम नीचे हैं। तो भाजपा ने इस बात का एडवांटेज लिया और आज भाजपा ने अपना एक नैरेटिव बना के रखा है। मेरा कहना है कि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की भी इस देश में बहुत आवश्यकता है। और जिस दिन क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नैरेटिव सामने आ जाएगा, आई डोंट थिंक भाजपा का जो आज हम नैरेटिव देख रहे हैं और जिस प्रकार से भाजपा चुनाव जीत रही है, वो भाजपा वैसा अचीवमेंट कंटिन्यू कर सकती है, रख सकती है। ऑपोजिशन को एक अच्छा नैरेटिव, क्रेडिबल नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बड़े क्रेडिबल लोगों को भी सामने लाना पड़ेगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग जी कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर्स। कौन बोल रहा है और किसको लोग सुनना चाहते हैं। हमने वो वक्त भी देखा है इंदिरा जी का जी जब यंग टर्क्स होते थे, चंद्रशेखर, हम तो छोटे थे बहुत, बिल्कुल। मोहन दारिया जी और बहुत सारे और लोग थे, नाम अब याद नहीं आ रहे हैं। दे वर नॉट इन द मिनिस्ट्री बट उनको सुना जाता था। तो किसी भी पार्टी में आई एम कन्विंस्ड कि जब तक इस प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं होगी जो कांग्रेस पार्टी में है, तब तक बदलाव नहीं आता है, चेंज नहीं आता। और चेंज इज द नैरेटिव ऑफ पॉलिटिक्स। दिक्कत क्या है? नरेंद्र मोदी का सक्षम नेतृत्व दिक्कत है या गांधी परिवार की घटती साख दिक्कत है? दिक्कत समय का है, समय का चक्र है। जी देखिए, आपका एक नैरेटिव था जो 50-60 साल इस देश में चला। धीरे धीरे दूसरे नैरेटिव सामने आ गए। पहले मंडलाइजेशन आया, जी एक दौर था पूरा मंडलाइजेशन का। बीजेपी ने उस मंडलाइजेशन के दौर को कम्युनल पॉलिटिक्स से रोकने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके। वो भी एक नैरेटिव है। क्वेश्चन इज, जिस दिन कांग्रेस इन दोनों नैरेटिव से ऊपर उठ के एक देश का नैरेटिव आगे ले आएगी कि अगर देश का कल्याण होना है, देश में अगर उत्थान होना है, there has to be peace in the country, it has to be through developmental narrative. But developmental narrative हम किससे सुनना चाहेंगे? The tallest people, जो उसमें credibility रखते हैं। मेरा विश्वास है, जैसे कोई भी पार्टी हो विपक्ष में, उनके पास शैडो पर्सनालिटीज होने चाहिए, जो डिफेंस पे बोलें, जो इकोनॉमिक्स पे बोलें, जो ह्यूमन राइट्स पे बोलें, जो लॉ पे बोलें, जो लेबर पे बोलें, जो इंडस्ट्री पे बोलें, जो आईटी पे बोलें। हमको जायंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा टू ब्रिंग अ न्यू नैरेटिव। और वो पॉसिबल है और हो सकता है उस पहलू पे काम भी हो रहा होगा। जी जिस दिन ये चीज़ें हम एक अच्छे रूप में सामने ले आएंगे, एक न्यू नैरेटिव देश के सामने खड़ा हो जाएगा। आपको लगता है कि नैरेटिव इशू है या सबसे पहले लीडर का इशू है? एक तरफ नरेंद्र मोदी की शख्सियत है और दूसरी तरफ आपकी पार्टी है जिसमें संकट है कि लीडर है कौन। 2019 की करारी हार के बाद में राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, सोनिया गांधी इच्छा न होने के बावजूद भी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालती हैं और फिर भी सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। चुनाव हो रहे हैं, लगातार हार रहे हैं और हर बार समीक्षा की बात, नए सिरे से खड़े होने की बात। कुल मिलाकर आप महसूस नहीं करते हैं तनखा साहब कि कांग्रेस सच से बचना चाह रही है और सच से बचने के कारण ही समाधान नहीं खोज पा रही है? अब ये जो आप बातें कह रहे हैं, अगर आपको कांग्रेस के सिस्टम के गठन उसके इस्टेब्लिशमेंट पे गहराई से जाएंगे, आपको ये समझ आएगा कि जो आस्था कांग्रेसमैन की गांधी फैमिली के प्रति है वो किसी और के प्रति नहीं है। अगर कोई मोबिलाइज कर सकता है कांग्रेसमैन को इंडिया में, इट इज द गांधी फैमिली। उस दिन हम लोग की सोनिया जी से सबकी भेंट हुई। हम लोग को इस वक्त आश्वस्त हुआ, मैं तो कम से कम आश्वस्त हूँ कि सोनिया जी ने एक प्रकार से इंडिकेट किया कि शी इज द लीडर।
एंड सोनिया जी की ही लीडरशिप थी जो 1998 के बाद कांग्रेस को वापस लाई थी और 10 साल यूपीए की सरकार चली थी। तो आज हमारे पास एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस सोनिया गांधी हैं। सोनिया जी पे लगभग मैं कहूँगा सबका विश्वास है, क्योंकि वो सौम्य लेडी हैं, सबको सुनती हैं, सबकी बातों को समझने की कोशिश करती हैं। उन्होंने अच्छे मोमेंट्स भी देखे हैं, कठिनाई के मोमेंट्स भी देखे हैं। उन्होंने अपनी मदर लॉ की भी हत्या देखी है, पति की भी हत्या देखी है। तो उन्होंने हर प्रकार का समय देखा है। अब शी नोज हाउ टू नेविगेट द पार्टी इन दिस क्राइसिस। तो मैं तो विश्वास रखता हूं कि सोनिया जी ही इस वक्त राइट पर्सन है जो पार्टी को नेविगेट कर सकती है टिल पार्टी के माध्यम से लीडरशिप कम्स फॉरवर्ड। एक और सवाल है, लीडरशिप पे तो सवाल है ही, पर पार्टी की सेहत की चिंता करते हुए जो चेहरे सामने आते हैं समय समय पर, क्या वाकई वो पार्टी की चिंता कर रहे हैं या अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं? गुलाम नबी आज़ाद कौन सा ऐसा पद है जो उनको पार्टी ने नहीं मिला, पर जैसे ही राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने पाया अचानक उन्हें लगने लगा कि पार्टी ठीक नहीं है, नेतृत्व तो ठीक नहीं है, एक G23 समूह बन गया। क्या आप मानते हैं वाकई कि ये लोग पार्टी की चिंता कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इनमें से अधिकांश की चिंताएं स्वयं के भविष्य के लिए सुनिश्चितता करने की, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, या कोई और हो? दो चीज़ें आप इस पे गौर करिए जी। G23 का जो पोर्ट्रेल है ये प्रेस का पोर्ट्रेल है जी। ये मीडिया का पोर्ट्रेल है, बिकॉज मीडिया हर चीज़ को हाइप करती है। मीडिया को जब तक हाइप नहीं करेंगे तो टीआरपी कैसे मिलेगी। फैक्ट ये है कि मैंने जो गुलाम नबी जी को और दूसरों को समझा, आज भी उनकी उतनी ही लॉयल्टी कांग्रेस के लिए जितनी पहले थी। अगर उन्होंने कोई बात अपनी लीडरशिप को जाके बोली है, वो अपने तरफ से कांग्रेस के भले सोच के ही बोल रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपसे बता सकता हूं कि गुलाम नबी जी ने बार बार क्लियरिफाई किया है, हम लोग की तरफ से कोई लीडरशिप को चुनौती नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को एक फाइटिंग फोर्स बनाएं, जिससे ये जो हार की श्रृंखला है ये खत्म हो और कांग्रेस जीत की श्रृंखला की तरफ जाए। पर क्या आप नहीं मानते धनखा साहब की असल समस्या तो ये सारे नेता ही हैं? इन्हें जीवन में पर्याप्त मौके मिले और पर्याप्त मौके मिलने के बाद भी वह अपने आप को साबित कर पाने में नाकाम रहे। गुलाम नबी आज़ाद बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह लिए, पर आज भी राज्यसभा के माध्यम से ही सदन में आना चाहते हैं। आनंद शर्मा, क्या कुछ है जो अवसर नहीं मिला, लेकिन आज भी हिमाचल में एक सीट तलाशना मुश्किल पड़ जाएगा इस बात के लिए कि जैसे आनंद शर्मा जीत के आ सके। तो जो जनता से कटे हुए हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जनता से कैसे जोड़ा जाए। गुलाम नबी जी के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ जी। कश्मीर में अगर आज एक व्यक्ति की, मैं जब मैं कश्मीर कहता हूँ मैं जम्मू कश्मीर, कारगिल, लेह सब की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिसको पूरा स्टेट आदर और सत्कार से देखता है, वो गुलाम नबी आज़ाद है। वो कश्मीर के एक मॉडरेट फेस है। उनका जो कार्यकाल था एज चीफ मिनिस्टर वॉज वन ऑफ द बेस्ट। उन पे विश्वास है और मैं कम से कम उनकी 2 रैलीज में गया इस वक्त। जम्मू में थी और एक बिल्कुल साउथ कश्मीर में जो टेररिस्ट इम्पैक्टेड एरिया, वहाँ के बीच में जहाँ 4-5 साल से कोई रैली नहीं हुई थी, और वहाँ भी 4 से 5 हज़ार आदमी उनको सुन रहा था। उससे मुझे समझ आया कि एक बहुत बड़ा मॉडरेट फेस है ये कश्मीर का। और कांग्रेस को इस प्रकार के जो बड़े बड़े मॉडरेट फेसेस हैं, अच्छे फेसेस हैं, जिनको पब्लिक पसंद करती है, इन सब को फिर से रीइग्नाइट करना चाहिए और करेंगे। और यही आगे चल के अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस के फेसेस बनेंगे और कांग्रेस फिर से जो वापस आएगी वो स्टेट के माध्यम से आएगी। चाहे कमलनाथ जी हो मध्य प्रदेश में, चाहे भूपेश जी हो छत्तीसगढ़ में, चाहे गहलोत जी हो राजस्थान में, और अन्य और भी बहुत सारे लोग हैं। ये लोग एक नई कांग्रेस का जो उदय होगा ये स्टेट लीडर्स के माध्यम से होगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टेट्स हमारी शक्तिशाली बनेंगी वैसे वैसे सेंटर भी शक्तिशाली बनता जाएगा। क्या आप नहीं मान रहे कि थोड़ा हम अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं?
ये राज्य तभी नियंत्रण में आते हैं जब केंद्र मजबूत होता है। और कांग्रेस का इतिहास देखें तो सेंट्रल लीडरशिप की मजबूती ने ही राज्यों में कांग्रेस को आधार दिया। अगर क्षेत्रीय छत्र मजबूत होते हैं तब विभाजन की ओर बढ़ता है। आज कांग्रेस से निकली हुई ममता बनर्जी एक छत्र अपना राज चला रही है। शरद पवार कांग्रेस से निकल कर महाराष्ट्र में पर्याय बने हुए हैं। राव, रेड्डी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आप सब तरफ अगर देखें तो क्या आप नहीं मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहे हैं? जब तक केंद्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं होगा तब तक कांग्रेस का भविष्य मुश्किल है। देखिए, अगेन एज आई सेड, ये समय का चक्र है और ये एक नैरेटिव का चक्र है। जो आज का नैरेटिव है, ये मैं नहीं बिलीव कर सकता कि ये जिंदगी भर यही नैरेटिव चलेगा। नैरेटिव बदलते हैं, परिस्थितियों से बदलते हैं। और कांग्रेस आज भी मिनिमम वोट शेयर 20% रहता है कांग्रेस का नेशनली। कोई और दूसरी पार्टी नहीं है जिसके पास 20% नेशनल वोट शेयर होगा। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम विथ थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा प्लानिंग एंड इंडक्शन ऑफ न्यूनेस इन कांग्रेस, द कांग्रेस विल री-इमर्ज। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसे पिछले वाले बयान के साथ जोड़ता हूं जो आपने गुलाम नबी जी के संदर्भ में कहा था, और आप नए दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। इस समय पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है महज एक पिक्चर के आधार पर, द कश्मीर फाइल्स। विवेक तनखा जो मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लेकिन कश्मीर की कोई सियासत नहीं करते, जबलपुर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मध्य प्रदेश की सियासत करते हैं, लेकिन वो कश्मीर फाइल्स से जुड़े हुए मुद्दे पर एक बेबाक राय के रूप में सामने आते हैं। जिनको आप मॉडरेट फेस बता रहे हैं, वो गुलाम नबी आज तक कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में अपना स्टैंड देश के सम्मुख नहीं रख पाए। क्या कहते हैं तनखा जी? हिमांशु जी, जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की बात है, मैंने वो फिल्म नहीं देखी है और मैं देखना आवश्यक भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर को भली भांति जानता हूँ कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। वो 32 साल पुरानी बात है। जो हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था। ये तो फिल्म है। अच्छा, फिल्म का एक बीजेपी स्टार कास्ट है, तो वो उसको एक बीजेपी अपने ढंग से प्रस्तुत करना चाहती है, जो कि मेरे ओपिनियन में कश्मीरी पंडितों के लिए ठीक नहीं है। कश्मीरी पंडितों को सलूशन चाहिए। हम भावनाओं को उत्तेजित करके सलूशन कैसे लाएंगे? और मैं सलूशन ढूंढ रहा हूँ। उसी सलूशन का पार्ट था कि 32 इयर्स में पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेके आया हूँ, जो कल मैंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर कंसिडरेशन, जिसमें जेनोसाइड से लेकर एथनिक क्लेंजिंग से लेकर उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज से लेकर उनके जॉब्स से लेकर उनके रिजर्वेशन से लेकर उनके बिजनेसेस कैसे इस्टेब्लिश होंगे, हर पहलू पे मैंने लॉ बनाने की कोशिश की है, डिफरेंट चैप्टर्स। और ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट है। उसमें अगर आप पॉलिटिकली उनको एम्पावर नहीं करोगे तो आप वहाँ भेज भी दोगे तो क्या करेंगे? अगर आप उनको जॉब्स नहीं दोगे, वो पहुँच जाएंगे तो करेंगे क्या? अच्छा, आप वहाँ पहुँचा भी दोगे, उनको सिक्योर नहीं करोगे तो वो रहेंगे कैसे? उनके बच्चे क्यों रहेंगे? आपको अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाने पड़ेंगे, आपको IIT IIMs वहाँ इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। एक बड़ी कश्मीर को एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विचार की ज़रूरत है और बहुत स्टेट्समैन लाइक विचारों की ज़रूरत है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो सबको मालूम है, सॉल्यूशंस बहुत कम लाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने ये बिल ला के एक प्रकार से एक चुनौती खड़ी कर दी है फॉर द रूलिंग पार्टी ऑल्सो, कि अगर आप कश्मीरी पंडितों के बारे में आप उनकी हिमायती हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हमारे सलूशन के बारे में सोचिए। सलूशंस की जो मैंने इंडिकेटर दिए हैं इन द बिल, उसके बारे में सोचिए। और नहीं तो इस बिल को लॉ बनाइए जिससे हम हक से वापस जा सकें। जो कश्मीरी पंडित है, पर्सनली मैं तो वहाँ जाकर राजनीति करूँगा नहीं। मेरा तो गृह क्षेत्र मध्य प्रदेश है, आप भी जानते हैं। मेरा कार्य क्षेत्र पूरा इंडिया है जहाँ तक वकालत है। बट दिल में दर्द होता है जब एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन 32 साल से न्याय की गुहार लगा रहा है। एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तक नहीं हुई। आप बताइए कौन सी कमीशन बैठा इस जेनोसाइड पे, इस एथनिक क्लेंजिंग पे? कौन सा इन्वेस्टिगेशन SIT का हुआ? मतलब सुप्रीम कोर्ट भी गए तो आपको भगा दिया गया कि हमारे द्वार बंद है क्योंकि आप बहुत देर से आए। ये क्यों हो रहा मालूम आपको? क्योंकि हमारी संख्या कम है।
हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सौम्य हैं, हम ट्रेन नहीं जलाते, हम बिल्डिंग पे पत्थर नहीं मारते, हम लीडरशिप को नहीं घेरते, क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान है और जो 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 गलत काम में विश्वास नहीं करता, जो रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता है, उसको सबसे कठिनाई होती, सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। शिष्टता ही कमजोरी हो गई, शिष्टता कमजोरी आती है, और आपको न्याय, इसलिए आपका न्याय डिले हो जाता है। चिल्लाओ तो आपकी बात सुनते हैं लोग, आप सभी में बोलो, कोई समाधान दे तो दिया, धारा 370 की समाप्ति कर दी, सारी जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान केवल एक ही बात में निहित है, ऐसा देश की सबसे बड़ी पार्टी ने बताया था। धारा 370 का खात्मा होना है और उसी के साथ में सब मामलों से निजात मिल जानी है। क्या आज 370 को समाप्त हुए 3 साल हो रहे हैं, क्या विवेक तनखा जी इस सत्य को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? आपने मेरी भाषण सुना था 5 दिन पहले बजट पे जी। मैंने कहा, तब मैंने क्या गवर्नमेंट से बोला था, मैंने कहा सरकार 370 कश्मीर का एक पार्ट है जो आपने खत्म किया, जिसका लोग भारत में स्वागत हुआ, कश्मीर में नहीं हुआ जी। मगर कश्मीर 370 नहीं है, कश्मीर 370 से बहुत बड़ी चीज है। कश्मीर की 370 एक अंक था जिसको आपने हटाया, उससे कश्मीर बदल नहीं जाएगा। कश्मीर बदलेगा जब पंडित वापस जाएंगे, कश्मीर बदलेगा जब वहाँ एम्प्लॉयमेंट आएगा, कश्मीर बदलेगा जब वहाँ 4G आएगा, कश्मीर बदलेगा जब वहाँ स्पोर्ट्स होंगे, कश्मीर बदलेगा जब कश्मीरियत वापस आएगी। उस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्या 370 ही कश्मीर है क्या? जब तक गवर्नमेंट ये नहीं समझ पाएगी कि 370 वॉज वन पार्ट ऑफ कश्मीर, एक अंग था कश्मीर का, देयर इज अ मच बिगर इशू ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, विच हैज टू बी एड्रेस्ड। दो चीजें होती हैं, एक समाधान की इच्छा और एक समाधान की समझ। इस सरकार के संदर्भ में क्या संकट देख रहे हैं आप? समाधान की इच्छा नहीं है या समझ नहीं है? हमारा दोस्त है शिव खेरा जी, और शिव खेरा के जो 2 लाइनर्स होते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं जी। और उनने एक उनके 2 लाइनर, वन ऑफ द 2 लाइनर्स इज इफ यू आर नॉट द सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप सोल्यूशन के पार्ट नहीं हो तो आप समस्या हो। तो आप समस्या तो क्रिएट कर सकते हो, बट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन अगर आप गवर्नमेंट में हो। और मैंने पहले भी बोला, मैं राष्ट्रवाद में बिलीव करता हूँ, मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, मगर राष्ट्रवाद मानवता के साथ चाहिए। मैंने तो पार्लियामेंट में भी ये बात बोली कि देखिए, हमको हिटलर की राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, हमको पुराने जापान के राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, हमको राष्ट्रवाद वो चाहिए जिसमें सौहार्द है। हमको राष्ट्रवाद वो चाहिए जिसमें लोग अपने नेशन के बारे में फील करें और नेशन को एकजुट रखें। और उसमें मैं आई एम वेरी क्लियर, अगर कोई आतंकवादी या कोई गलत गतिविधि में संलग्न है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो भी एक ज़रूरी पार्ट है लाइफ का, गवर्नेंस का। तो मैं राष्ट्रवाद में विश्वास करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद मानवता के साथ चले। हम लोग देश को प्रगति की तरफ ले जाएं, सॉल्यूशंस की तरफ ले जाएं। प्रॉब्लम्स तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और प्रॉब्लम्स के और बड़ा बना देने से आप इलेक्शन तो जीत जाओगे, पर शायद देश नहीं जीत पाएगा। देश को जीतना अलग बात होती है, इलेक्शन जीतना अलग बात होती है। पर कश्मीर में तो इलेक्शन ही नहीं है भाई। तो मैंने कहा 6 साल हो गए, या तो पहले गवर्नर्स रूल था या प्रेसिडेंट्स रूल है। वहाँ का बजट पास होता है पार्लियामेंट में, जिसमें कोई कश्मीर का नुमाइंदा डिबेट नहीं करता है। मध्य प्रदेश का आदमी उसमें डिबेट कर रहा है, मद्रास का आदमी डिबेट कर रहा है, आंध्रा का आदमी डिबेट कर रहा है, कश्मीर का आदमी कश्मीर के बजट पे डिबेट नहीं कर रहा है। ये विडंबना है। हमको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर देश की हम प्रॉब्लम्स को समय रहते हुए सॉल्व नहीं करेंगे तो हम अपने देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने कश्मीर के मसले पे बात की क्योंकि उस विषय को आपने काफ़ी मुखरता के साथ उठाया हुआ है, लेकिन आपसे बातचीत अधूरी रहेगी जब तक आपके गृह प्रदेश को लेकर बात ना हो। विवेक तनखा राजनीति में आए, 2016 में राज्यसभा सदस्य बने, 2018 में कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ और मध्य प्रदेश में सत्ता में आई। 1.5 साल भी नहीं रह पाई। आपके सारे दोस्त सरकार चला रहे थे, फिर भी सरकार टिकी नहीं। अपने दोस्तों की इस विफलता का कितना दुख है विवेक तनखा जी को? बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। इसलिए दर्द है कि सब लोग ने बड़ी मेहनत की थी उस वक्त, सब ने, और सरकार बनाने में या गिराने में? सरकार बनाने में। और जब वो सरकार गिरी, हमारे लोग छोड़ के जो गए,
वो जो मेहनत जो 15 साल की मेहनत थी लोगों की, उससे बड़ा लोगों को, हमको नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेसमैन को बहुत दुख हुआ। बट मैं अपने लोगों को आज यही कहूँगा, मेरा यही उनसे कहना है कि ठीक है उस वक्त दुख हुआ, बट लेट्स गेट आउट ऑफ दिस। हमको फिर से एक नई कांग्रेस बनाने, एक नई चेतना लाके इस सरकार को हटाने के लिए तैयारी करनी चाहिए 23 में। देयर इज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट शिवराज जी एंड हिज गवर्नमेंट, एक्सट्रीम एंटी इनकम्बेंसी। बट उस एंटी इनकम्बेंसी का हम फायदा तब उठा पाएंगे जब हम विश्वास के साथ पब्लिक के सामने ये कह पाएंगे कि वी आर द ऑल्टरनेटिव। और आई एम श्योर कमलनाथ जी इस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। मेरी कुछ दिन पहले उनसे लंबी चर्चा हुई थी, कुछ दिन बाद भी चर्चा होने वाली है, और हम लोग एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से हम लोग कांग्रेस को सामने लाएंगे। क्या सामने लाएंगे आप कांग्रेस को सामने? 4 साल हो गए, कमलनाथ जी के पास में प्रदेश अध्यक्ष का पद है, मुख्यमंत्री का भी पद है, अभी भी नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर तमाम वरिष्ठ विधायक अपनी हसरतें जताते रहते हैं, पर असमंजस बना रहता है। उस समय पर भी साझेदारी का विषय था। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या असंतोष ही इस बात को लेकर था कि उनको वो सम्मान या स्थान नहीं मिल रहा जो उन्हें अपने समर्थकों के एवज में मिलना चाहिए। अभी भी नहीं उभर रही कांग्रेस, फिर भी आपको उम्मीद है? दोस्तों के प्रति ज़्यादा मोहांत तो नहीं होगा? देखिए चंद दिनों की बात है जी, रुक जाइए। आप कमलनाथ जी के माध्यम से, हाईकमांड के माध्यम से बहुत उम्दा चेंजेस देखेंगे। ये लोग ही कैटलिस्ट बनेंगे, और मध्य प्रदेश में और दूसरे प्रांतों में जो एक नई ऊर्जा से लोग सामने आ रहे हैं, सबको जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि एक नई कांग्रेस लड़ाई के लिए तैयार हो। और आप देखना 23 के रिजल्ट्स बहुत उत्तम होंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको नहीं लगता है कि कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश की राजनीति में व्यस्त हो जाना राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा गया और कमलनाथ जी को भी नुकसान पहुंचा गया? जिस तरीके की राजनीति के वो मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, एक समंदर का तैराक तालाब में तैरने के लिए उतर गया, नतीजा समंदर में भी परेशानी हो, तालाब को भी परेशानी। हर चीज़ की एक परिस्थिति होती है, एक टाइम होता है। उस वक्त कमलनाथ जी की आवश्यकता थी, सभी लोग ने बोला था कि कमलनाथ जी को अध्यक्ष बनाओ। उस वक्त दैट्स व्हाई ही केम बैक टू मध्य प्रदेश। आज भी कमलनाथ जी की आवश्यकता है। कमलनाथ जी का जो एक्सपीरियंस है और रिसोर्सेज हैं वो किसी के पास नहीं है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और हम कमलनाथ जी के बिना ये लड़ाई लड़ भी नहीं पाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के माइंड में भी अब ये आ गया है कि मुझे सबको साथ लेके एक नई मशीन एनर्जाइज करनी है। 4 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग भी रखी है इस संदर्भ में। 7 तारीख को मुझसे मिल भी रहे हैं। अब एक मैं उन्हें न्यू एनर्जी देख रहा हूँ। 23 की वो तैयारी में लग गए हैं, और आप देखना 23 में, और 23 के पहले ही आपको दिखने लगेगा न्यू रिजल्ट्स। विवेक तन्खा जी से बात हो, दिग्विजय सिंह जी के संदर्भ में बात ना हो, बातचीत पूरी नहीं होगी। एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है या बताने की कोशिश करता है कि 15 महीने बाद सरकार अगर गई, दिग्विजय सिंह के कारण गई। विवेक तन्खा भी ऐसा मानते हैं? भाई सरकार गई किसी के छोड़ने से, किसी के रहने से थोड़ी गई है। किसके कारण छोड़नी पड़ी? नहीं, उसके बहुत से कारण होते हैं। उसमें मनी पार भी रहता है, लोगों की होप्स जो फुलफिल नहीं हुई होंगे वो भी एक कारण होता है। कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं। मैं नहीं मानता कि ये सरकार दिग्विजय जी या कमलनाथ जी के कारण गई है। ये बीजेपी ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जिसमें पूरी ताकत से हर चीज़ का उपयोग हुआ था कांग्रेस को तोड़ने के लिए। ये ठीक है आपकी बात कुछ हद तक, कि हम ज़्यादा सचेत रहते तो शायद ये परिस्थिति नहीं बन पाती। बट अब ये इतिहास है, अब इतिहास पे बहुत ज़्यादा ड्वेल करना का कोई मतलब नहीं है। हमको तो नई तैयारी में लगना है, 23 की तैयारी में लगना है, क्योंकि अब हमने सोच लिया है कि हम ऐसी कांग्रेस सामने लाएंगे जो लोगों को स्वीकार होगी, ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो लोगों को स्वीकार होंगे, और ऐसे बदलाव लाएंगे और ऐसी सोच लाएंगे जो 23 के लिए एक बीकन लाइट बन के सामने आएगा। क्या ऐसे लोग भी लेकर आएंगे जो जीतने के बाद में बदल नहीं जाएंगे?
इसकी ज़्यादा जरूरत महसूस हो रही है कांग्रेस में। ले तो आते हैं पर वो आपके साथ रह नहीं पाते हैं। अब बीजेपी ने डिफेक्शन में महारथी प्राप्त कर ली है, क्योंकि पैसे का उनके पास कोई कमी नहीं है और पैसे से लोग चले भी जाते हैं। बट मुझे लगता है कि वो भी एक समय था जो अब बीत चुका है, क्योंकि जो नई चेतना है अब धीरे धीरे लोगों को उन बातों से घृणा होने लगी है। होता है, आपको याद होगा आया राम गया राम, आप तो हरियाणा के हैं, वहाँ राजनीति तो वहीं से स्टार्ट हुई थी और उस वक्त कितना ज़्यादा ये प्रचलन था। बट एक बात, एक समय के बाद वो रुकी। तो वही समय अब आ रहा है इंडिया में भी, जब लोग ये आया राम गया राम को अच्छा नहीं समझ रहे हैं और वो चीज़ अब उस पर रोक आएगी और आप देखना एक नए ऊर्जा के साथ कांग्रेस 23 में उभर के सामने आएगी। अब हम आखिरी बातचीत पे आते हैं और वो बातचीत करनी है बतौर सांसद विवेक तनखा अपने कार्यकाल से कितने संतुष्ट हो पाए। क्या वाकई सांसद बनने के चलते आपने बहुत कुछ छोड़ा, राजनीति में आने के चलते आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया? कि जस्टिफाइड करते हैं आप अपने 6 साल के कार्यकाल को कि जिसके लिए छोड़ा था तो इस नई भूमिका में ऐसा कुछ कर पाया जो मन को संतोष देता है या संतोष है? मुझे एक प्रकार से अगर आप ये बात पूछेंगे तो मुझे लगेगा अभी मेरा कार्य अधूरा रहा है। जैसा मैं चाहता था वो सब चीज़ें अभी मैं अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो 6 साल में इतने बड़े लैंडस्केप में 6 साल बहुत कम होता है। हमारी सरकार रहती तो हो सकता है कि हम ज़्यादा अचीव कर पाते। आपको याद होगा मेरे एक कहने से कमलनाथ जी पूरी कैबिनेट लेके जबलपुर आ गए थे। कभी हो सकता था, कोई सपने में भी सोच सकता था कि जबलपुर में कैबिनेट होगी? 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं उस कैबिनेट में जबलपुर के लिए। और वो शुरुआत थी और उसी के 1 महीने बाद सरकार गिर गई। अगर सरकार चलती तो कम से कम मैं जबलपुर और महाकौशल और विंध्य, वो जो हमारा एरिया है, मैं वहाँ बहुत बदलाव लाने की कोशिश करता, नए नए प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करता, वहाँ पर नए आयाम लाता। बहुत सारे वहाँ बहुत संभावना है उस पूरे एरिया में, जो कि अभी मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाता है मालवा तरफ, कुछ हो जाता है मध्य भारत तरफ, बिकॉज वहाँ लीडरशिप है, यहाँ लीडरशिप का अभाव है, आप भी देखते हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक समय आ गया है कि अब अगर महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड का अगर ये जो अभी जिस प्रकार से एक इग्नोर करके रखा गया है, इस मंत्रिमंडल में लगभग हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वर्चुअली नहीं है। अगर पूरे क्षेत्र को देख लेंगे तो 2 या 3 मंत्री होंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल इम्बैलेंस, एक जोग्राफिकल इम्बैलेंस मध्य प्रदेश में आ चुका है। इससे लोगों की भावनाएं भी बदली हैं, सोच भी बदली है। एंड आई एम श्योर नेक्स्ट इलेक्शन विल नॉट ओनली बी फॉट ऑन इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट बट ऑल्सो इश्यूज ऑफ वाई यू इग्नोर्ड दिस पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसके लिए बीजेपी को आंसर देना पड़ेगा। ये जो अलग विंध्य प्रदेश की बात होती है उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी? अलग विंध्य प्रदेश, अलग महाकौशल, सब बातें होने लगी हैं, क्योंकि लोगों में अंदर से एक आपका उसको गुस्सा कहो, निराशा कहो, अब भर चुकी है कि ये हम लोग, ये जो पूरा क्षेत्र है जिसमें कम से कम 100 एमएलए होंगे, इस पूरे क्षेत्र को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है। इस पूरे क्षेत्र को नेतृत्वहीन बना दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र में खाली हमारे प्रोजेक्ट्स वहाँ से जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। जबलपुर के पेपर में आप रोज़ पढ़ लो, बड़े बड़े में आता है कि आज फलाना प्रोजेक्ट चला गया, आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ऑफिस चला गया, आज एमपीवी का ऑफिस चला गया, आज इरिगेशन का कोई ऑफिस चला गया। तो ये जो ऑफिस जाने की श्रृंखला चल रही है, ये बंद होनी चाहिए। इस क्षेत्र को फिर से इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, और इस क्षेत्र को अगर इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो आपका इस पे मध्य प्रदेश पे परिणाम काफ़ी सीरियस होंगे। आखिरी सवाल, विवेक तनखा ने 2 बार कोशिश की जनता के स्तर पर समर्थन के साथ में लोकसभा में जाने की, मन भर गया या अभी भी जूझने का मादा है? दोनों बार मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध गया था। 14 में आप दिग्विजय जी से पूछ लीजिए,
और सबसे है मुझे याद है तो किस तरह से उन्होंने और सबने मुझे रिक्वेस्ट करके कन्विंस किया कि तुम जाओ, नहीं तो वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है, कुछ है। 19 में तो मैं ओपनली मना कर रहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, प्रेस को भी बोल रहा था, मैं कांग्रेस की मीटिंग में बोल के चला जाता था। तो कमलनाथ जी बार बार मुझे रोज फ़ोन करते थे और 11 दिन तक रोज फ़ोन किया कि विवेक क्यों नहीं लड़ते हो, विवेक क्यों नहीं सामने आते हो। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि मैं लड़ूं, बार बार वो भी बोल रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि ऐसा तो नहीं वो सोच रहे कि मैं डर गया हूं। हिमांशु जी, मैं डरता किसी चीज़ से नहीं हूं, मैं हार से भी नहीं डरता हूं, मैं लड़ने से भी नहीं डरता हूं। बट कई बार आपको लगता है कि लड़के मुझे मेरे को मैं प्रोफेशनली और इवन अदरवाइज मेरे को उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है। जो मैं 24 आवर का जो एक पब्लिक पॉलिटिशियन होता है वो मैं बन नहीं सकता, क्योंकि वैसा टाइम नहीं मेरे पास। मैं अपने माइंड से, अपने रिसोर्सेज से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने इनोवेशन से बहुत काम करा सकता हूँ, रादर देन वहाँ घूमते फिरते। तो इसलिए मैं मना कर रहा था, बट सबकी इच्छा थी इसलिए मैं लड़ गया। अब थर्ड टाइम अगर वो बोलेंगे भी तो मैं नहीं लड़ूंगा, ये पक्का है। तो कुल मिलाकर ये ऐलान है विवेक तनखा जी का कि अब उनका कोई लोकसभा चुनाव लड़ने का भविष्य में बिल्कुल नहीं है। और मैं आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपना एक अच्छा सा नुमाइंदा वहां चुनना, सेलेक्ट करना चाहिए जो अगला चुनाव वहां से लड़े। कोई ऐसी बात जो इस मौके पर आपके जहन में है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें, देश के संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में, कांग्रेस के संदर्भ में? आखिरी टिप्पणी आपकी अपनी ओर से। मैं अपने प्रदेश से बहुत प्रेम करता हूं, शुरू से। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा प्रदेश बहुत ही अच्छे लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, प्रगति के पथ पे इसको आगे बढ़ना चाहिए, और प्रगति पॉसिबल भी थी। अनफॉर्चुनेटली वो प्रगति मुझे दिखी नहीं, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बेटर हुआ है, रोड्स कुछ बेटर हुई हैं। मैं उन पॉलिटिशियंस में से नहीं हूँ कि कोई अच्छी चीज़ हुई तो नकारूंगा, क्योंकि मेरे को रोड्स में इम्प्रूवमेंट दिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखा थोड़ा सा। बट जहाँ तक इंडस्ट्री था, जहाँ तक ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, जिससे पैसा आता है, वो चीज़ नहीं दिख रही है मध्य प्रदेश में। इसलिए नहीं दिख रही है कि हमारे पास ना तो वैसी लीडरशिप है, ना वैसे लोग हैं जो ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक सोच से आती है, एक पॉलिसी से आता है, कॉन्टैक्ट से आता है, जो कमलनाथ जी के पास था। हो सकता है अगर कमलनाथ जी 4 साल रह जाते तो मध्य प्रदेश और स्पेशली महाकौशल का नक्शा बदल सकता था। तो ये हमारी पूरी विस्तार से बातचीत थी विवेक तनखा जी से। विवेक तनखा जी की बातचीत के 3-4 निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि वह चुनावी राजनीति छोड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अभी भी उनके जहन में काफ़ी कल्पनाएं हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह इसी पार्टी में रहते हुए उन कल्पनाओं को पूरा कर पाएंगे और कांग्रेस का बुरा समय भी खत्म होकर समय चक्र के चलते अच्छा समय भी आएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में। विवेक तनखा जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, समस्या को उभारना और उकारना उद्देश्य नहीं, उसका समाधान मूल उद्देश्य होना चाहिए। वह खुद एक बिल लाकर संसद में प्रस्तुत किए। उन्हें उम्मीद है वह बिल कोई ना कोई दशा और दिशा दोनों बदलने में कारगर सिद्ध होगा कश्मीरी पंडितों की समस्याओं के संदर्भ में। और आखिरी बात, ये राजनीति में आने का उन्हें अभी भी अंतिम निष्कर्ष निकालना बाकी है कि इसका वो अफसोस करें या इसके लिए धन्यवाद दें। देखें आने वाले समय में विवेक तनखा जी क्या कुछ निष्कर्ष के साथ हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में विवेक तनखा जी। अब मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम।